Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are talking about the other techniques that are used for quality assurance in the software, and we have been discussing different other methods apart from testing that are used for software testing. So our discussion on other software quality assurance techniques continues, and let us have a look on what we discussed in our previous lecture. So here's the summary. If you precisely remember, we have been talking about the software inspection, which is considered to be one of the assurance techniques. So what exactly we do in inspection is we formally or informally inspect the software. This inspection is carried out in different aspects by different team members and on different parts of the software. इंस्पेक्शन का असल मकसद ओवरऑल सॉफ्टवेयर को देखना है, सिर्फ उसमें से बग्स को टेस्टिंग के थ्रू निकालना नहीं है, बल्कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, चाहे वो सॉफ्टवेयर के किसी पार्ट से भी रिलेटेड हो, ये इंस्पेक्शन में आप करते हैं. और जैसा हमने डिस्कस किया कि इंस्पेक्शन में आपका फॉर्मल इंस्पेक्शन भी होता है और इनफॉर्मल इंस्पेक्शन भी होता है. फॉर्मल इंस्पेक्शन अगर कर रहे हैं सो बाहर से लोग आएंगे, बाहर से टीम आएगी और उनके लिए आप जो है वो सेपरेटली सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन का जो भी बजट है, जो भी रिसोर्सेज है, वो आप एलोकेट करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्शन कैरिड आउट की जाती है. इनफॉर्मल में ये है कि आपके पास लेट्स से अगर रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं, सो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप इंस्पेक्शन जो है वो किसी थर्ड पार्टी से कराएं. इन दैट केस आप खुद ही इंस्पेक्शन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, या फॉर्मली तौर पर किसी बाहर के बंदों को इनवाइट नहीं करते, ठीक है, और जिसको हम डेस्क बेस्ड इंस्पेक्शन भी कहते हैं या सेल्फ कंडक्टेड इंस्पेक्शन भी कहते हैं. सो डिफरेंट हमने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन टेक्निक्स पढ़ी. जो जेनेरिक स्टेप्स सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने देखे. उसके बाद हमने फैगन इंस्पेक्शन, जो कि IBM का मजीद डिराइव्ड या कस्टमाइज्ड वे ऑफ इंस्पेक्शन है, उसको हमने एक्सप्लोर किया. फैगन इंस्पेक्शन के अलावा और डिफरेंट टेक्निक्स थी जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जैसे कि स्कोप इंस्पेक्शन. अगर सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और सॉफ्टवेयर कोई भी बहुत ह्यूज नहीं है, ठीक है, सो फैगन इंस्पेक्शन ये कहती है कि उसमें 6 लोग हों, ठीक है. सो 6 लोगों का अगर आना, 6 लोगों का सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करना अगर बहुत कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, तो फिर स्कोप इंस्पेक्शन ये कहती है कि सिर्फ 2 या 3 बंदे आकर या 2 या 3 बंदों को फॉर्मली कहा जाए कि वो सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन कर दें. इसी तरह गिल्ब इंस्पेक्शन, जिसको हम एक्सपेंडेड फैगन भी कहते हैं, उसको भी हमने देखा. अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी हमने देखा और हमने ये बात भी की कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है वो ज़्यादातर ज़रूरी है सॉफ्टवेयर में किसी किस्म के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, बट सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जैसा कि ये एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कराना ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेंसिव है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं. लाइक अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के केस में तो आपने ऑटोमेटिक टेस्टिंग की, टूल्स स्पेसिफाई की और वो टूल्स जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है. इसी तरह डिज़ाइन फेज की अगर आप टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टूल्स मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं. लेकिन अगर आप इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. मोस्टली काम ह्यूमंस कर रहे होते हैं. गो के कुछ इंस्पेक्शन के टूल्स हैं, लेकिन वो ओवरऑल आपको कंप्लीट इंस्पेक्शन करके नहीं देते, इसीलिए आप ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं. इसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, इसमें मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें
वो लोग होते हैं जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसा कोई कोडिंग में एक्सपर्ट है तो वो इंस्पेक्टर बन गया, कोई डिज़ाइन में एक्सपर्ट है, ठीक है, सो वो एज एन इंस्पेक्टर रोल परफॉर्म करता है। सो ये कुछ इश्यूज भी थे जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के साथ डिस्कस किए थे। आइए आज के लेक्चर की आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फॉर्मल वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक है टेस्टिंग, एक है इंस्पेक्शन, एक है वेरिफिकेशन, ठीक है। सो वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, इसका जनरल आइडिया, वेरिफिकेशन के लिए कौन सी अप्रोचेस यूज़ होती हैं, इंशाल्लाह उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और एक है ऑटोमेटिक, एक है एक्सियोमेटिक, ठीक है। सो एक्सियोमेटिक वेरिफिकेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या है, इन सारी चीज़ों को देखना आज के लेक्चर की आउटलाइंस में से शामिल है। अगर आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो फॉर्मल इंस्पेक्शन और फॉर्मल वेरिफिकेशन ये क्या होती है, इसमें डिस्टिंग्विश करना और इसके फ़र्क को समझना आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। प्लस इसके अलावा हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ देखेंगे या कुछ हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिस पर आप सॉफ्टवेयर फॉर्मल वेरिफिकेशन अप्लाई करते हुए अगर कुछ इश्यूज हैं सो उनको आप हाईलाइट करने के काबिल हो जाएंगे। सो आइए बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस अल्टरनेटिव्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लाइड को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी देखा, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की अदर टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं सो हमें 3 काम करने होते हैं। हमें जो है वो डिफेक्ट प्रिवेंशन करना होता है, डिफेक्ट रिमूवल करना होता है और डिफेक्ट कंटेनमेंट करनी होती है, ठीक है। सो क्वालिटी अल्टरनेटिव्स में डिफेक्ट का प्रिवेंशन, डिफेक्ट का रिमूवल और डिफेक्ट की कंटेनमेंट, ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज मेनली हैं जो कि हम करते हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन को हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा, डिफेक्ट रिमूवल को हमने अपने लेक्चर नंबर 20 और 21 में देखा। डिफेक्ट कंटेनमेंट जिसको फॉल्ट टॉलरेंस या सेफ्टी एश्योरेंस का है, इंशाल्लाह इसको हम लेक्चर नंबर 23 और 24 में देखेंगे। आज हम बात करते हैं स्पेशल केस की जो है फॉर्मल वेरिफिकेशन। सो हमारे पिछले 4-5 लेक्चर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के गिर्द घूम रहे हैं कि डिफेक्ट प्रिवेंशन कब की जाती है, डिफेक्ट रिमूवल कब किया जाता है, कंट्रोल के बारे में हम अगले 2 लेक्चर्स में बात करेंगे और स्पेशल केस के तौर पर आज हम फॉर्मल वेरिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन इसको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस और फॉर्मल वेरिफिकेशन का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन और फॉर्मल वेरिफिकेशन ये मिलकर सॉफ्टवेयर के फॉर्मल मेथड्स को बताते हैं, ठीक है। फॉर्मल मेथडोलॉजी, फॉर्मल मेथड्स होना ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पेसिफिकेशन फॉर्मली चेक करें कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये अपने स्पेसिफिकेशन जिसके लिए ये बना था उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। और फॉर्मल वेरिफिकेशन वेरीफाई भी आप करते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई भी करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन ये दोनों चीज़ें मिलकर फॉर्मल मेथड्स को इंश्योर करती हैं, ये दोनों फॉर्मल मेथड्स के इक्विवेलेंट है। अगर मैं बात करता हूं अगेन, अगर हम एक बात करें एग्जाम्पल लेने के लिए कि फॉर्मल वेरिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है, हम कहते हैं एक टेबल है, ठीक है, टेबल की फॉर्मल स्पेसिफिकेशन और फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या होगी। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ये है कि ये टेबल ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होगी, इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इस पे इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इस पे अगर कोई इस पे लिक्विड अगर गिर भी जाए तो ये प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो और उसको किसी वाइप वगैरह से साफ कर लिया जाए। प्लस इसका मटेरियल हार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये अनब्रेकेबल होने चाहिए, इसमें किसी किस्म का बेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आसानी से मूव की जा सके। ये इसकी सारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आप बात करते हैं।
फिर अगर आप बात करते हैं फॉर्मल वेरिफिकेशन की, तो जब ये टेबल बन जाती है फिर आप देखते हैं कि स्पेसिफाई किया गया था कि इसकी हाइट 2 फीट होगी, इसकी लेंथ जो है वो 4 फीट होगी और इसकी विड्थ जो है वो भी 2 फीट होगी। तो क्या ये एग्जैक्टली उस तरह है? आप मेजर करते हैं मेजरमेंट टेप से और देखते हैं कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या एग्जैक्टली उन चीज़ों के मुताबिक है जो कि स्पेसिफाई की गई थी। सो ये आपने इसकी एक रिक्वायरमेंट फॉर्मली वेरीफाई कर ली, ठीक है। इसी तरह आप इसका मटेरियल चेक करते हैं कि क्या ये हार्ड एनफ है, ठीक है। इसी तरह आप लेट से उस पर कोई लिक्विड पोर करके देखते हैं कि क्या वाइप के साफ करने से वो लिक्विड बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। सो आपने क्या किया? फॉर्मल वेरिफिकेशन की। सो पहले चीजें फॉर्मल स्पेसिफाई थी, अब जो है आपने उनको फॉर्मल वेरीफाई किया। ये दोनों चीजें मिलकर फॉर्मल मेथड्स बना रही हैं। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल लीजिए, किसी कार की, एक कार बनने जा रही है, ठीक है। सो कार की फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या होगी? इसके फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में इसकी चीजें आएंगी, इसके इंजन का साइज है, इसकी बॉडी का वेट है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है, इसमें नंबर ऑफ गियर्स हैं वगैरह वगैरह। जब ये कार बन जाती है तो उसके बाद आप इसको फॉर्मली वेरीफाई करते हैं कि क्या जो स्पेसिफाई किया गया था कि इसका इंजन स्पीड, इंजन इतना होगा, बॉडी वेट इतना होगा, सीटिंग कैपेसिटी इतनी होगी, मैक्सिमम स्पीड और टॉर्क इसकी इतनी होगी। सो ये सारी चीज़ें आप जो है वो फॉर्मली वेरीफाई करते हैं। ये फॉर्मल मेथड्स कहलाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को भी हम एज अ प्रोडक्ट लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक चीज़ें हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन प्लस दूसरा है फॉर्मल वेरिफिकेशन। आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं। उस सॉफ्टवेयर ने किसी हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है, उस सॉफ्टवेयर ने किसी और सॉफ्टवेयर से इनपुट लेनी है, किसी और डेटाबेस के साथ उसने कनेक्ट होना है, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे लिंक स्टैब्लिश करेगी। जब वो सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट किसी आउटसाइड दी सिस्टम कोई डाटा भेजेगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, सिक्योर होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में आती हैं। और फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या है? आप एग्जैक्टली चेक करते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह के स्पेसिफाई किया गया था, जिस तरह के बताया गया था, ठीक है। सो आपने एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें फॉर्मल वेरिफिकेशन में कर ली हैं। सो सॉफ्टवेयर के साथ भी आप, सॉफ्टवेयर पर भी आप फॉर्मल मेथड्स अप्लाई करते हैं। अगर हम मजीद बात करें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की, FSB जिसको कहते हैं, सो स्पेसिफाई कर देना, चीज़ों को स्पेसिफिकली बताना, ठीक है, ये डिफेक्ट की प्रिवेंशन में हेल्प करता है। जिस तरह मैं कहूं कि एक टेबल है, ठीक है, अगर आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसकी लेंथ 3 फुट है, इसकी विड्थ जो है 2 फीट है और इसकी हाइट जो है 2 फीट है। अब ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, अब आपने ये स्पेसिफाई कर दिया। सो जब आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली आपने चीज़ों का बता दिया है कि ये इस तरीके से होंगी। सो इस बात के चांसेस फिर बहुत कम रह जाते हैं कि ये टेबल लेट से जिस जगह पे आपने फिक्स करनी थी वहां पे ये फिक्स इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने हाइट या विड्थ जो है या लेंथ ज्यादा कर दी है, ठीक है। सो चूंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया है चीजों को, एग्जैक्टली आप बता रहे हैं कि चीजें कैसे होंगी, सो आपने डिफेक्ट को प्रिवेंट कर दिया है। मोस्टली यू हेल्प इन डिफेक्ट प्रिवेंशन। सो आपका फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का मकसद ही यही है कि आप जो है वो डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकें। मतलब अगर आपसे कहा जाए, यू बीइंग स्टूडेंट, आपको एक असाइनमेंट दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होती है इस पर एक आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए लेटेस्ट टूल्स या लेटेस्ट टेक्निक्स क्या यूज हो रही हैं, इस पर आप जो है वो एक 1 पेज समरी लिखकर लाएं, ठीक है। अब अगर सिर्फ ये रिक्वायरमेंट दी गई है, सो इस बात के चांसेस लाइकली हैं, ये पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट इसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट करे। कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में मोस्टली टेस्टिंग को डिस्कस करें। कुछ लोग जो है वो या कुछ स्टूडेंट सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग होती क्या है, उसको सिर्फ डिफाइन किया जाए। कुछ जो है वो ओल्डर टूल्स को यूज़ करें, ठीक है। सो चूंकि
इंस्ट्रक्टर ने स्पेसिफाई नहीं किया कि इस 1 पेज की समरी में वो एग्जैक्टली क्या देखना चाहता है, सो इस बात के चांसेस हैं कि स्टूडेंट उसको अपनी मर्जी से हल करेंगे और उनके ग्रेड्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली जो है वो होंगे। अगर यही असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दी जाती है और इंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई करता है कि आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के बारे में एक 1 पेज समरी लिखनी है, जिसमें आपने फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ में या फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है और कैसे परफॉर्म की जाती है, ये आपने बताना है। सेकंड पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए कौन से टूल्स और कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, उनके बारे में ब्रीफली आपने ओवरव्यू देना है। और थर्ड में जो है वो आपने ये बताना है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग अप्लाई करने से या कौन से सॉफ्टवेयर के लिए किस किस्म के टूल्स ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अब चूंकि असाइनमेंट को ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हैं, सो अब अगर स्टूडेंट इस असाइनमेंट को करेंगे सो वो एक्यूरेटली इन चीज़ों को जहन में रखकर आंसर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी है, जब आप फॉर्मली स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसमें जो है वो ये फंक्शनैलिटी है, इसमें इसके कोड में अगर कोई वेरिएबल है तो वो इंटीजर डिक्लेयर होगा, उस इंटीजर की लेंथ इतनी होगी, ठीक है, वो ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है। अगर ये सारी चीज़ें आप एक्यूरेटली स्पेसिफाई कर लेते हैं सो इस बात के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर में एरर्स आएंगे। हमने बात की स्पेसिफिकेशन की। जब हम कहते हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, फॉर्मल से क्या मुराद है? फॉर्मल का मतलब यह है कि आप जो है वो किसी किस्म की एम्बिग्विटी, किसी किस्म की कंफ्यूजन, किसी किस्म की जो है वो अनक्लियर चीजों को नहीं छोड़ते, बल्कि आप एग्जैक्टली बताते हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली बताते हैं कि चीजें कैसे होंगी। जैसे अगर मैं फिर टेबल की एग्जांपल लूं और फिर टेबल की एग्जांपल लूं तो ऐसे इसमें अगर मैं टेबल की लेंथ स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर ये टेबल बनाने वाले को ये कहा जाए कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि एक बंदा जो है वो उस पर एक फाइल रख के आसानी से काम कर सके, ठीक है। अब अगर ऐसे बात की जा रही है सो ये एग्जैक्टली लेंथ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने बता दिया कि इसकी लेंथ 3 फीट होनी चाहिए या 3 मीटर होनी चाहिए या 1 मीटर होनी चाहिए। सो एग्जैक्टली यूनिट के साथ जब आपने बता दिया सो ये फॉर्मली आपने स्पेसिफाई किया। फॉर्मली चीजों के बताने से क्या होता है, ठीक है, कि आपने डिफेक्ट इंजेक्शन को आप काफी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें जब अनक्लियर होती हैं, वेग होती हैं, कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, तो फिर इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसमें कोई ना कोई मसले आएंगे। तो जब आपने एग्जैक्टली बता दिया, करेक्टली और एक्यूरेटली बता दिया, फिर इस बात के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं कि इसमें कोई गलती होगी, ठीक है। सो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को भी एज पार्ट ऑफ फॉर्मल वेरिफिकेशन FV के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सो ये हमने बात की थी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की। अब फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या है? फॉर्मल वेरिफिकेशन एक्चुअली है पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, बट इट फोकसेस ऑन पॉजिटिव, ठीक है। टेस्टिंग में तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग में हमारा फोकस इस चीज पर होता है कि हम बग्स को ढूंढें, एरर्स को ढूंढें, ठीक है, बग्स, एरर्स, डिफेक्ट्स उसमें जरूर होंगे, उनको ढूंढेंगे हम। फॉर्मल वेरिफिकेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाता है, उसमें यह कहा जाता है या इस चीज पर फोकस किया जाता है, प्रूव एब्सेंस ऑफ फॉल्ट, ठीक है। फॉर्मल वेरिफिकेशन आप इस चीज को जहन में रख के करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आप प्रूव करते हैं, आप साबित करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज फॉल्ट फ्री, सॉफ्टवेयर में जो है वो फॉल्ट की एब्सेंस है, आप इस चीज को प्रूव करते हैं, ठीक है। अगेन फॉर्मल वेरिफिकेशन भी पीपल इंटेंसिव है, आपके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है या कोई ऑटोमेटिक टूल्स नहीं है जो कि आप उसको सॉफ्टवेयर इनपुट दें और वो टूल आपको सारे का सारा जो है वो फॉर्मल वेरीफाई करके दे दे। अगेन इसमें भी पीपल इंटेंसिव अप्रोच है ये, इसमें भी जो है वो ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, मोस्टली काम ह्यूमंस ही कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स थी, इस तरह
सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, आइए उनके बारे में मजीद बात करते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, दो चीज़ें हम अब तक बात कर रहे हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन और फॉर्मल वेरिफिकेशन। पिछली स्लाइड में दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मजीद देखते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, करेक्टनेस फोकस। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मतलब जब आप एक्यूरेटली चीज़ों को बता देते हैं, पिन पॉइंट कर देते हैं, एग्जैक्टली बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो आप करेक्टनेस फोकस आपने कर दिया, आपने करेक्टनेस को फोकस किया। आपका फोकस किस चीज पर था? करेक्टनेस पर था। ठीक है, अगेन अगर चीजें वेग हो, रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस हो, ठीक है, सो इस बात के चांसेस हैं कि एरर्स होंगे। जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं सो फिर इस बात के चांसेस कम रह जाते हैं कि चीजें जो है उनमें एरर्स होंगे। करेक्टनेस फोकस की और फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई मार्केट भेजे और आपसे कहा जाए कि हाँ जी आप जो है वो फलानी चीज़ लेकर आ जाएं। ठीक है, आप जो है वो कोई भी आइटम है, लेट से आप बाजार से कोई बुक खरीद के ले आए। ठीक है, अब जब तक आपको कोई यह नहीं बताएगा कि बुक कहाँ से मिलेगी, बुक की प्राइस क्या है, बुक का कौन सा वर्जन लाना है, कौन से पब्लिशर की बुक लानी है, ठीक है, बुक की प्रिंट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सो जब तक ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी आप जो है वो स्पेसिफाई, जब तक आप नहीं ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी इस बात के चांसेस हैं कि आप जो है जो बुक आपसे मांगी गई थी वो आप न लेकर आएँ और उसकी जगह कोई और बुक लेकर आ जाएं। ठीक है, अगर आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ जी आप बुक लेकर आएँ और उस बुक का 9th एडिशन लेकर आएँ, ठीक है, और इस ऑथर की लेकर आएँ और उसकी प्राइस जो है वो ये है, लेट से 500 रुपीज़ है और वो आपको उस स्टोर से मिलेगी। ठीक है, सो अब अगर ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं सो ये करेक्टनेस फोकस है। अब आप जाएंगे बाजार से एग्जैक्टली वही चीज़ उठा के लेकर आएंगे जो कि आपको बताई गई है। सो सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इसी तरह है, आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली क्या करेगा, क्या डिटेल्स हैं, पिन पॉइंट, एक्यूरेटली, करेक्टनेस फोकस्ड, ये चीज़ें बताई जाती हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के भी मजीद लेवल्स हो सकते हैं। एक लेवल पर कम डिटेल्स हैं, दूसरे लेवल पर और डिटेल्स हैं, तीसरे लेवल पर और डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है, यूजुअली फॉर्मल स्पेसिफिकेशन 3 C's पर फोकस कर रही होती है। ये 3 C's को सामने रखकर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट क्या चीज? कंप्लीट, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली बताई जाती हैं। नंबर 2 क्लियर, रिक्वायरमेंट्स क्लियरली बताई जाती हैं। ठीक है, और नंबर 3 कंसिस्टेंट, एक जैसी जो है वो रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं। अब इन 3 C's को सामने रखकर अगेन अगर मैं आपको टेबल की एग्जांपल दूं, ठीक है, सो टेबल की एग्जांपल ऐसे होगी कि कंप्लीट रिक्वायरमेंट जब तक नहीं बताई जाएगी सो इस बात के चांसेस हैं कि टेबल जिस तरह आप चाह रहे थे वैसे नहीं बनेगी। कंप्लीट रिक्वायरमेंट क्या है? आपने इसकी लेंथ भी बताई, आपने इसकी हाइट भी बताई, आपने इसकी विड्थ भी बताई, आपने इसका कलर भी बताया, आपने इसका मटेरियल भी बताया। ठीक है, आपने ये भी बताया कि इसमें मुझे ड्रॉर चाहिए या नहीं चाहिए और ड्रॉर में लॉकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने इसमें यह भी बता दिया कि मुझे इसमें जो है वो लेट से लैंप रखने की भी और बुक रखने की भी इसमें जगह होनी चाहिए। सो आपने कंप्लीट रिक्वायरमेंट बता दी है। दूसरा क्लियर। ठीक है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट बताई है, लेट से आपने लेंथ और विड्थ बता दी लेकिन टेबल की हाइट नहीं बताई तो ये इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, क्लियर, क्लियरली आपने बताया कि एग्जैक्टली जो है वो आपको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं, टेबल की लेंथ की, टेबल की लेंथ है 3 फीट। ठीक है, टेबल की हाइट है 2 फीट, टेबल की विड्थ है 2 फीट। ठीक है, सो ये आपने क्लियरली बताया। इसी तरह इसका मटेरियल जो है वो वुड होगा। ठीक है, और वुड में भी जो आजकल फॉर एग्जांपल प्लाई वुड है या प्योर वुड है वो होगा। ये एग्जैक्टली आपने बता दिया। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आप ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे कह रहे हैं कि हाँ जी टेबल की लेंथ 3 फीट है और दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि टेबल की जो विड्थ है वो 2 मीटर है। अब ये कंसिस्टेंट ना हुआ। एक जगह पे आप
मीटर का यूनिट यूज कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप फीट का यूनिट यूज कर रहे हैं, सो बनाने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं मीटर के यूनिट को फॉलो करूं या मैं फीट के यूनिट को फॉलो करूं। सो कंसिस्टेंटली आपने बताना है, ठीक है। अगर यही 3 C's हम सॉफ्टवेयर में यूज करें, सो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर की भी आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, क्लियर रिक्वायरमेंट्स बताएंगे और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट बताएंगे। कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? अगेन एक जगह पे आप कह रहे हैं कि हाँ जी इस सॉफ्टवेयर को जावा में डेवलप होना चाहिए, ठीक है, ये फंक्शन जावा में बड़े अच्छे तरीके से डेवलप होता है, ये जावा में यूज करने चाहिए। और दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि नहीं, ये फंक्शन इसके मुकाबले में दूसरा जो फंक्शन है वो पाइथन में अच्छा डेवलप हो सकता है, तो पाइथन में इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंट नहीं है। जाहिर है अगर सॉफ्टवेयर में डेवलप होना है सो वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप होगा, पाइथन हो गई या जावा हो गई, ठीक है। सो आप 3 C's को सामने रखते हुए अगर स्पेसिफाई करेंगे चीज़ों को, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें किसी किस्म के मसले मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के कई लेवल्स हो सकते हैं, 3 C's हैं और इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स हो सकती हैं। कौन सी? एक डिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन है और एक बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो बता रहे हैं कि इसकी प्री कंडीशंस क्या हैं, पोस्ट कंडीशंस क्या हैं, इसमें अगर कोई मैथ के फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, कौन सा टूल यूज किया जाएगा। आपने फॉर्मली डिस्क्राइब कर दिया चीजों को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखा, ठीक है। और बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन क्या चीज है? बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन ये बता रही है कि ओवरऑल फ्लो क्या होगा सॉफ्टवेयर में, किस पार्ट से, लेट्स से किस पार्ट पर आप जाएंगे, कौन सी ये ट्रांजिशन कैसे होगी, क्या एक्टिविटी होगी कि सॉफ्टवेयर के इस पार्ट से आप इस पार्ट में जा सकेंगे। सो फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM या बैटरी नेट वगैरह, ये इसकी एक्यूरेट एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को शो करती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को शो करती हैं। सो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में आप यूजुअली इन चीजों को फोकस करते हैं। पैट्रीनेट की मैंने बात की। पैट्रीनेट क्या है? डायरेक्टेड बाय पैट्रेट ग्राफ इन विच द नोड्स रिप्रेजेंट ट्रांजिशंस। बिल्कुल इसी तरह जिस अभी मैंने बात की कि लेट्स से एज्यूम करें कि ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए हमने पैट्रीनेट ग्राफ बनाया है। सो इसमें नोड्स हैं, ठीक है, ये इसमें बार्स हैं, बार्स किसी इवेंट को बता रही हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जो कि सर्कल्स में बताई जा रही हैं। और द डायरेक्टेड आर्चेस या आर्क्स डिस्क्राइब विच प्लेसेस आर प्री और पोस्ट कंडीशंस फॉर विच ट्रांजिशन सिग्निफाइड बाय एरो। अब ये एरोज बता रहे हैं, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, कौन सा इवेंट होगी जिसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ जाएगा, या दूसरे अल्फाज में सॉफ्टवेयर को इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने के लिए कोई इवेंट अकर होगा, ठीक है, या सॉफ्टवेयर को इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने के लिए क्या इवेंट अकर होगा। सो आपने बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन जो है वो आप पैट्रीनेट की सूरत में आप बताते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिगर में हमने एक जेनेरिक सा पैट्रीनेट ग्राफ देखा और उसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर की कंडीशन, इवेंट और क्या ट्रांजिशन होती है जिससे ये चीजें सॉफ्टवेयर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की। जिस तरह हमने पहले बात की कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है और ये इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर इज फॉल्ट फ्री या देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ फॉल्ट्स। डाइजेस्ट्रा एक मशहूर मैथमेटिशियन गुजरा है, ठीक है, एक मशहूर साइंसदान गुजरा है, इसकी ढेर सारे डेवलप एल्गोरिदम्स भी हैं, ठीक है। उसने टेस्टिंग के बारे में एक बड़ी अच्छी बात की और वो है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ एरर्स नॉट देयर एब्सेंस, ठीक है। टेस्टिंग हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि आप इंश्योर करते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें एरर्स कहां पर हैं, ठीक है। आप इस नीयत या इस इरादे से टेस्टिंग नहीं करते कि आप कहें कि हाँ जी इसमें कोई एरर्स नहीं है,
ठीक है। तो टेस्टिंग आपने इसलिए की कि यू वांट टू फाइंड एरर्स, यू वांट टू प्रूव दैट देयर आर एरर्स। टेस्टिंग आपने इसलिए की, जबकि वेरिफिकेशन आप इसलिए करते हैं कि यू वांट टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर्स। टेस्टिंग आप इसलिए कर रहे हैं यू वांट टू प्रूव दैट देयर आर एरर्स। वेरिफिकेशन आप इसलिए कर रहे हैं कि यू वांट टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर्स। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि वेरिफिकेशन टेस्टिंग के बाद ही होगी। वेरीफाई आप उस वक्त करेंगे जबकि टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हर किस्म के या मोस्टली एरर्स डिफेक्ट जो है वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन ये भी प्रूफ ऑफ करेक्टनेस को शो करती है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जिस तरह हमने पहले बात की, प्री कंडीशन सॉफ्टवेयर की क्या थी, पोस्ट कंडीशंस, इनको चेक किया जाता है। एक्सियम्स फॉर कंपोनेंट्स और फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर के फंक्शनल यूनिट्स, उनका बिहेवियर, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें कंपोजिशन है सॉफ्टवेयर में, बॉटम अप अप्रोच क्या है, सॉफ्टवेयर की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आप कैसे जाएंगे, सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे कनेक्टेड है। डेवलपमेंट और वेरिफिकेशन, मतलब ये मिलकर जो है वो आप वेरिफिकेशन में चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, सो फॉर्मल वेरिफिकेशन में प्रूफ ऑफ करेक्टनेस को आप इंश्योर करते हैं। अदर रिलेटेड अप्रोचेस जो हो सकती हैं वो है सेमी फॉर्मल वेरिफिकेशन, मॉडल चेकिंग, इंस्पेक्शन फॉर करेक्टनेस। ठीक है, सो अगर ये चीजें भी आप कर रहे हैं, अदर रिलेटेड अप्रोचेस जो कि फॉर्मल वेरिफिकेशन की ही तरह हैं, एक है सेमी फॉर्मल वेरिफिकेशन, एक है मॉडल चेकिंग और एक है इंस्पेक्शन फॉर करेक्टनेस। इन तीनों का पर्पस भी यही है कि आप इसमें प्रूफ ऑफ करेक्टनेस को शो करें या आप ये इंश्योर करें कि देयर आर नो डिफेक्ट्स और दी सॉफ्टवेयर इज फॉल्ट फ्री। अगर हम फॉर्मल वेरिफिकेशन की बेसिक्स की बात करें, सो बेसिक्स अप्रोचेस में हमारे पास फ्लॉयड एक्सियोमैटिक अप्रोच है। अब फॉर्मल वेरिफिकेशन की कैसे जाए, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल वेरिफिकेशन कैसे की जाए। सो फॉर्मल वेरिफिकेशन में फ्लॉयड या हॉयर एक्सियोमैटिक अप्रोच है, डाइजेस्ट्रा या गैरीज जो है उनकी एक अप्रोच है जिसको वीकेस्ट प्रोटेक्शन WP कहा जाता है। मिल्स प्रोग्राम है, ठीक है, कैलकुलस और फंक्शनल अप्रोच को ये यूज करता है। सो इनमें से किसी एक अप्रोच को यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर की फॉर्मल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में आपने एग्जैक्टली किन चीजों को सामने रखना है। अगर लॉजिक को देखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर की अगर लॉजिक को इंश्योर करना चाहते हैं, लॉजिक को देखना चाहते हैं, तो फिर एक्सियोमैटिक और वीकेस्ट प्री कंडीशन ये अप्रोच ज्यादा मुनासिब है। अगर सॉफ्टवेयर की मैथमेटिकल फंक्शंस की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर मिल्स अप्रोच जो है वो उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसके अलावा मजीद भी फॉर्मलिज्म्स हो सकते हैं, मजीद भी इसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। सो अगर आप फॉर्मल वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो पहले देखें कि आपने एग्जैक्टली किस पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर लॉजिक है, सो लॉजिक के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक आपकी एक्सियोमैटिक अप्रोच है और दूसरी आपकी वीकेस्ट प्री कंडीशन अप्रोच है। इनको यूज करें। अगर उस सॉफ्टवेयर के आपने फंक्शनल प्रोग्राम को चेक करना है, मैथमेटिकल चीजों को चेक करना है, सो फिर मिल्स अप्रोच इसके लिए ज्यादा मुनासिब है। सो ये तीन अप्रोचेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों अप्रोचेस स्पेसिफिकली डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस मिल्स अप्रोच इज अप्रोप्रिएट, फॉर लॉजिकल करेक्शंस या लॉजिकल वेरिफिकेशन एक्सियोमैटिक एंड वीकेस्ट प्री कंडीशंस आर मोस्ट सुटेबल अप्रोचेस। कैसे वेरिफिकेशन की जाए, इसके प्रोसीजर्स और स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, बॉटम अप एक्सियोमैटिक अप्रोच जो है वो हमेशा बॉटम अप करती है कि सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन आप बॉटम अप अप्रोच से करते हैं। बैकवर्ड चेनिंग अगर करनी है कि ये कंडीशन थी, ये सॉफ्टवेयर इस चीज में इस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर स्टेप पे सॉफ्टवेयर कैसे आया, इसकी आप बैकवर्ड चेनिंग करते हैं कि इससे पहले ये बटन प्रेस किया गया था या ये फंक्शन था, इस फंक्शन से पहले ये फंक्शन हुआ था, इस फंक्शन से पहले ये इनपुट दी गई थी जिसकी वजह से ये आउटपुट आई और होते होते आपका सॉफ्टवेयर इस कंडीशन में आता है। सो सॉफ्टवेयर की बैकवर्ड चेनिंग वीकेस्ट प्री कंडीशन या जो डाइजेस्ट्रा या गैरीज की का जो मॉडल है उससे वेरीफाई होती हैं,
और अगर सॉफ्टवेयर की फॉरवर्ड कंपोजिशन चेक करनी हो तो फिर मिल्स अप्रोच इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड और इसमें आपने 3 चीज़ों को देखा। एक तो ये है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन की अप्रोचेस क्या हैं। सो फॉर्मल वेरिफिकेशन की अप्रोचेस हैं फ्लूइड एक्सियोमेटिक अप्रोच या सिंपली एक्सियोमेटिक अप्रोच भी कहा जा सकता है, डाइजेस्ट्रा अप्रोच भी कहा जा सकता है जिसको वीकेस्ट प्री कंडीशन भी कहते हैं, और थर्ड में मिल्स प्रोग्राम है जिसको फंक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है। सो ये 3 अप्रोचेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। अब अगर मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करनी है या मैथमेटिकल फंक्शंस को आपने चेक करना है तो फिर मिल्स प्रोग्राम या मिल्स अप्रोच ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर लॉजिक को चेक करना है, सॉफ्टवेयर की लॉजिक को वेरीफाई करना है तो फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच या वीकेस्ट प्री कंडीशन अप्रोच ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसी तरह तीसरे लेवल पे अब अगर हम स्टेप्स की बात करें सो बॉटम अप वेरिफिकेशन अगर करनी हो, ठीक है, डिटेल में थे और एब्स्ट्रैक्शन की तरफ अगर जा रहे हैं, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच अगर करनी है, स्टेप वाइज जाना है तो फिर एक्सियोमेटिक ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर सॉफ्टवेयर की बैकवर्ड चेनिंग करनी है कि ये सॉफ्टवेयर ये आउटपुट आई कैसे, क्या इनपुट दी गई थी कि ये आउटपुट आती है, आउटपुट आपने रखी और आप ये देखना चाहते हैं कि ये आउटपुट किस इनपुट के अगेंस्ट जनरेट हुई, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग। इसके लिए वीकेस्ट प्री कंडीशन अप्रोच या वीकेस्ट प्री कंडीशन यूज की जाती है। और अगर आपने फॉरवर्ड कंपोजिशन चेक करनी हो सॉफ्टवेयर की या वेरीफाई करनी हो तो फिर आप मिल्स प्रोग्राम या मिल्स अप्रोच यूज करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आप एग्जैक्टली क्या चीज करना चाहते हैं, इसके बेसिक ब्लॉक्स क्या हैं या स्टेटमेंट्स क्या हैं। सो यूजुअली आप जब वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं इसमें आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, मोस्टली स्टेटमेंट्स होंगी। आप ये बताते हैं कि एक ब्लॉक आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है। कनकैटिनेशन अगर है तो ठीक है, कनकैटिनेशन का मतलब ये है कि एक सेंटेंस है उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, अगर इनको आप जोड़ लेते हैं तो ये सेंटेंसेस की कनकैटिनेशन हो गई। सो सॉफ्टवेयर के अगर कोई कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, अगर उनकी कनकैटिनेशन है, ठीक है, सो वो आप बताते हैं। इसी तरह कोई कंडीशंस हैं, अगर इफ देन है या इफ देन एल्स है, ठीक है, सो इन कंडीशंस को भी वेरीफाई किया जाता है। लूप्स को, फॉर लूप है या वाइल लूप है या असाइनमेंट लूप है, ठीक है, इन चीजों को भी आप सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन में चेक करते हैं। इसके अलावा फॉर्मल वेरिफिकेशन में आप रूल्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या रूल्स थे, क्या फॉर्मूलाज थे, क्या कंडीशंस थी, क्या चीजें जो है वो स्पेसिफाई की गई थी, ठीक है, इनको देखा जाता है। कंपोजिशंस को देखा जाता है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है कि इस कंडीशन के बाद इस कंडीशन जो है को मीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीजें आप फॉर्मल वेरिफिकेशन में चेक कर रहे हैं। सो अगेन आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो गई, स्टेटमेंट्स, लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, ब्लॉक्स और इसी तरह रूल्स, कंपोजिशन, ये सारी चीजें आप वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम एक्सियोमेटिक अप्रोच की बात करें तो एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या है। एक्सियोमेटिक जिसको एक ऑथर है या साइंटिस्ट है फ्लॉयड, इसको एक्सियम्स भी कहा जाता है। ये फ्लो चार्ट की सूरत में सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। एनोटेशन ऑन फ्लो चार्ट, ये लॉजिकल रिलेशंस को देखता है और वेरिफिकेशन यूजिंग लॉजिक को देखता है। वेरिफिकेशन यूजिंग लॉजिक को एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है वो देखती है। सो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमने बताया है कि एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, उसकी एक कस्टमर एट्रीब्यूट्स हैं, उन कस्टमर एट्रीब्यूट्स से जो है वो कुछ मॉड्यूल्स डिफाइंड हैं और फिर मॉड्यूल्स के बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आप फ्लो चार्ट की सूरत में इन सब चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है, सो ये एक फ्लॉयड की एक्सियम्स है या फ्लॉयड अप्रोच है या एक्सियोमेटिक अप्रोच है। एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है वो 2 साइंटिस्ट फ्लॉयड ने भी रिप्रेजेंट की है और हॉयर ने भी रिप्रेजेंट की है। सो लॉजिकल रिलेशंस को देखना, ये इसमें मेनली हमारा जो है वो फोकस होता है। हॉयर फॉर्मलाइजेशन या हॉयर जो साइंटिस्ट है उसने कहा कि सॉफ्टवेयर की जब आप
वेरिफिकेशन करते हैं और एक्सियोमेटिक अप्रोच अगर उस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी प्री कंडीशंस देखें और उसकी पोस्ट कंडीशंस देखें। लेट्स से हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की कंडीशन है, सो इससे पहले क्या कंडीशन थी और इसके बाद सॉफ्टवेयर किस कंडीशन में जाएगा। इसी तरह कंपोजिशन है, ठीक है, बॉटम अप एक सर्टन डिटेल तक आप आ गए थे, सो अब आप एब्स्ट्रैक्शन पर जाते हैं, बॉटम अप आप अप्रोच करते हैं, लूप्स और फंक्शंस को आप चेक करते हैं, पैरामीटर्स को आप चेक करते हैं, उनकी जो वेरिएशंस हैं उनको भी आप चेक करते हैं, और ये हॉयर एक्सियम्स या फ्लॉयड एक्सियम्स या ओवरऑल ये मिलकर अगर हम इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच की बात करें, सो एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है वो आगे भी काफ़ी हेल्प करती है, आगे भी जाके ये काफ़ी हद तक यूज़ होती है, ठीक है। सो एक्सियोमेटिक अप्रोच में अगेन आपने देखा कि फ्लो चार्ट की सूरत में आप सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन करते हैं। आप देखते हैं कि कंडीशन थी, आप देखते हैं या कोई स्टेट थी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर अपनी इस स्टेट में आने से पहले किस स्टेट में था, क्या प्री कंडीशन थी, और इस स्टेट के बाद किस स्टेट में जा सकता है, पोस्ट कंडीशन, ठीक है। सो इसी तरह लूप्स को देखा जाता है, इसी तरह सो ओवरऑल आप सॉफ्टवेयर की लॉजिक को चेक कर रहे हैं। सो अगर सॉफ्टवेयर की लॉजिक को वेरीफाई करना हो सो हमारे पास एक्सियोमेटिक अप्रोच ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, एक्सियोमेटिक में जैसा हमने कहा कि सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को अगर देखा जाए, ठीक है, सो एक आप कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स को आप एस ऑफ आई से यूज करते हैं, कंडीशंस को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्कीमास अगर हैं, कोई टेबल्स हैं तो उनको पी और एस और क्यू की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई रूल्स हैं, ठीक है, हमने पहले बात की कि ये रूल्स को भी चेक करता है, सो रूल्स को चेक करना है, सो कंडीशंस और कंक्लूजन के सूरत में आप इसको चेक करते हैं। सो ये इसकी नोटेशंस है, एक्सियोमेटिक अप्रोच की ये नोटेशंस है। इसी तरह एक्सियम्स की बात करें, सो ये असाइनमेंट स्कीमा फॉर असाइनमेंट, आप ये देखते हैं कि ये स्कीमा क्यों बनाया गया है, ये स्कीमा जो है वो किस पर्पस को सर्व कर रहा है, बेसिक स्टेटमेंट टाइप्स, कनेक्टर्स, लूप इनवेरिएंट, ये सारी चीजें आप अगर चेक कर रहे हैं सो एक्सियोमेटिक करेक्टनेस आपने अचीव कर ली। अगर हम मिल्स अप्रोच की बात करें जिसको फंक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है, सो फंक्शनल अप्रोच में जिसको मिल्स एक ऑथर था या मिल्स एक सॉफ्टवेयर टेस्टर था या सॉफ्टवेयर डेवलपर था, इसने इस अप्रोच को प्रपोज किया है। यूजुअली इसमें सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और आप मैथमेटिकल फॉर्म में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच में आप फ्लो चार्ट की सूरत में सॉफ्टवेयर की लॉजिक को वेरीफाई करते हैं, जबकि मिल्स प्रोग्राम में या फंक्शनल अप्रोच में आप सिंबल्स के थ्रू एक्चुअल सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन करते हैं या सिंबल्स को आप एग्जीक्यूट करते हुए उसको आप जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें कोड रीडिंग भी शामिल हो सकती है, कोड को चंक करना, कोड को ब्रेक डाउन करना, ये भी शामिल हो सकती है। इसमें जो है वो ये सारी चीजें मिलकर शामिल हो सकती हैं। मिल्स प्रोग्राम जो है या मिल्स अप्रोच या जिसको फंक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है, इसमें जो है वो क्या है, बेसिक फंक्शन एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। सॉफ्टवेयर में ढेर सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, सो स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या बेसिक फंक्शन था, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली किस चीज को स्पेसिफाई कर रही है, किस चीज को शो कर रही है, ठीक है, इसको देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है। कंपोजिशनल रूल्स को भी देखा जाता है, और फॉरवर्ड फ्लो जिसको सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन कहा जाता है, इसको फॉरवर्ड फ्लो को या सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन को, ठीक है, या फंक्शनल अप्रोच को कंपेयर किया जाता है डाइजेस्टर की वीकेस्ट प्री कंडीशन से, ठीक है। सो जैसा हमने पहले भी बात की कि आप अगर फॉरवर्ड चेनिंग करनी है, ठीक है, सो फिर आप वीकेस्ट प्री कंडीशन यूज करते हैं। अगर आपने बैकवर्ड चेनिंग, अगर फॉरवर्ड चेनिंग करनी है तो मिल्स प्रोग्राम यूज करते हैं, अगर बैकवर्ड चेनिंग वेरीफाई करनी है तो फिर आप डाइजेस्टर वीकेस्ट प्री कंडीशन यूज करते हैं, उस अप्रोच को आप यूज करते हैं। सो ये दोनों को यूज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरह फंक्शनल अप्रोच की अगर हम बात करें सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन की, अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट का है, एक कंडीशन का है। अब इसमें एक पार्ट है, एक कंडीशन है और दो वेरिएबल्स हैं। अब यहां पे देखें, एक ट्रेस वन, एक दफा ट्रेस करें
तो क्या है और दूसरी तरफ ट्रेस करें तो क्या है, ठीक है। अब यहां पे ये बताया जा रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो फिर आपकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, सो फिर y जो है वो x है, ठीक है। अब इसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 और कंडीशन में आप जो है वो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो फिर y जो है वो माइनस x जो है वो आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपने वेरीफाई किया, ठीक है, आपने बोथ ट्रेसेस को वेरीफाई किया कि अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, सो फिर क्या आउटपुट आती है, और अगर ये कंडीशन हो तो फिर क्या आउटपुट आती है, ठीक है। सो आपने दोनों ट्रेसेस को वेरीफाई किया, ठीक है। इनपुट आपने एक इनपुट देखकर भी सॉफ्टवेयर की आउटपुट देखी और आपने दूसरी इनपुट देखकर भी सॉफ्टवेयर की आउटपुट देखी। सो इनपुट के अगेंस्ट लॉजिकल आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, इसको देखना जो है वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। और ये चीज फंक्शनल अप्रोच में या सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन में या मिल्स प्रोग्राम में या मिल्स अप्रोच में ये रिप्रेजेंट हो जाती है। सो आप मिल्स प्रोग्राम में सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन करते हुए सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं। अगर हम फॉर्मल वेरिफिकेशन की लिमिटेशंस की बात करें, फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या होती है, क्यों होती है, इसकी अब तक हम बात कर चुके, इसकी अप्रोचेस की हम बात कर चुके, कौन सी अप्रोच किन पार्ट्स, सॉफ्टवेयर के किन पार्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसको भी हम डिस्कस कर चुके। लेकिन सॉफ्टवेयर की फॉर्मल वेरिफिकेशन के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी शामिल हैं। सबसे जो पहली लिमिटेशन है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं वो ये है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन जो है वो ह्यूमन इंटेंसिव है, इसमें ह्यूमंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। सो एक लिमिटेशन तो इसकी ये है, लेकिन इसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस भी हैं। ये 7 लिमिटेशंस हैं, ये 7 मिथ्स हैं, मिथ हैं, इनको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। फॉर्मल वेरिफिकेशन इस चीज को इंश्योर करता है, गारंटी दैट सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट, ठीक है। एम इसका ये है, जिसे हमने पहले भी देखा, वेरिफिकेशन आप इसलिए करते हैं कि ये फॉल्ट फ्री है, फॉल्ट फ्री होगा तो परफेक्ट होगा, ठीक है। सो आपने सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन इसलिए की कि आप इसको फॉल्ट फ्री और परफेक्ट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर में ये देखना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट है या नहीं है। दे वर्क बाय प्रूविंग करेक्टनेस। परफेक्टनेस कैसे शो होगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जब आपने करेक्टनेस शो कर दी, जब आपने करेक्टनेस शो कर दी सॉफ्टवेयर की, तो इसका मतलब यह है कि परफेक्टनेस शो हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर कहता हूं कि ये टेबल है और ये करेक्टली बनी हुई है, करेक्टली बनी हुई का मतलब ये है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा कर रही है, वेट, हाइट, लेंथ, वेट, मटेरियल, साइज, वेट, ठीक है, ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, करेक्टली डिफाइन है। अगर करेक्टली डिफाइन है, करेक्टली बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये टेबल परफेक्ट है, ठीक है। सो गारंटी दैट सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट, और दूसरा ये कि दे वर्क बाय प्रूविंग करेक्टनेस। करेक्टनेस को शो कर दें तो परफेक्टनेस शो हो जाती है। ओनली हाईली क्रिटिकल सिस्टम्स बेनिफिट्स। वेरिफिकेशन आप हर किस्म के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें एक छोटी सी वैल्यू का चेंज जो है वो उस आउटपुट को बहुत ज्यादा चेंज कर ले, ठीक है। लेट्स से कोई टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसी इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर आपने लगाए हुआ है, सो छोटी सी चेंज भी जो है वो, ये प्रेशर आप नोट कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रेशर नोट करता है और उसके बाद जो है वो कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म। अब जहां पे ऐसे क्रिटिकल सिस्टम्स हो वहां पे फॉर्मल वेरिफिकेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, सो ये उधर ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर्मल मेथड्स इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ठीक है। ठीक, FM अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जाहिर है चूंकि सिंबल्स इन्वॉल्व हैं और सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन होती है, सो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक के इन्वॉल्व होने की वजह से कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है। दे आर इनकम्प्रिहेंसिबल टू क्लाइंट। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन आपने की, आपने सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन की, लेट्स से आपने
इस किस्म की चीज़ें अगर अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को दिखाएं कि देखिए हम आपके सॉफ्टवेयर के लिए ये वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, क्या आप हमें इसमें बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली यही चीज़ चाह रहे हैं, सो ये चीज़ें कस्टमर बिल्कुल नहीं सकता, ये इसके लिए, उस कस्टमर के लिए इनकम्प्रहेंसिबल हैं, उसकी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। सो जो कुछ आप कर रहे हैं, आप अपने एंड पर, डेवलपर अपने एंड पर सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन के लिए वो कर रहा है। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप सुनकर हैरान होंगे वो ये है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन नोबडी यूजेस देम फॉर रियल प्रोजेक्ट्स। मतलब किताबों की हद तक ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल प्रोजेक्ट्स में या रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉर्मल वेरिफिकेशन के फेजेस को या फॉर्मल वेरिफिकेशन की अप्रोचेस को कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ठीक है, अप्रोचेस ये हैं, ये अवेलेबल हैं, डेवलपर या सॉफ्टवेयर हाउसेज अगर यूज़ करना चाहें तो करते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अप्रोच यूज़ नहीं होती, क्योंकि टेस्टिंग से आपके ऑलरेडी ढेर सारे एरर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। टेस्टिंग के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज या कंपनीज मजीद इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि टेस्टिंग के बाद जो है वो फॉर्मल वेरिफिकेशन पर भी बजट, टाइम, रिसोर्सेज स्पेंड किए जाएं। हाउएवर सम क्वांटिफाइड वैलिडिटी अल्टरनेट एफवी मेथड्स। फॉर्मल वेरिफिकेशन मतलब आपकी क्वांटिफाइड वैलिडिटी हो जाती है। क्वांटिफाइड वैलिडिटी का अगेन मतलब यह है कि आप नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज में बता देंगे हाँ जी ये सॉफ्टवेयर जो है वो कितने हद तक ठीक है या करेक्टनेस इसमें कितने हद तक शामिल है। ठीक है, और जो कि एक फॉर्मल वेरिफिकेशन का एक बड़ा अच्छा जो है वो अल्टरनेटिव हो सकता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है। सो फॉर्मल वेरिफिकेशन की ये कुछ लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन इंटेंसिव है, ये दूसरे इसमें यह है कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कॉस्ट को ये बढ़ा देता है, क्लाइंट को कोई आइडिया नहीं है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन में कौन सा सिंबल जो है वो मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट को शो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वो उसमें कोई इनपुट नहीं दे सकता कि ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मेरा सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बन रहा है या नहीं बन रहा। सो और दूसरी एक इंटरेस्टिंग लिमिटेशन जो हो सकती है वो ये है कि एक्चुअली रियल प्रोजेक्ट्स में फॉर्मल वेरिफिकेशन को बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल भी नहीं होती। अगर हम फॉर्मल वेरिफिकेशन के अदर मेथड्स की बात करें, मतलब हमने एक्सोमेटिक अप्रोच की बात की, जिसको फ्लोरिड एक्सोमेटिक या गैरीज एक्सोमेटिक भी कहते हैं। इसके बाद हमने मिल्स प्रोग्राम या मिल्स अप्रोच की भी हमने बात की। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मॉडल्स और कुछ और अप्रोचेस भी हैं। सो मेकिंग फॉर्मल वेरिफिकेशन मोर इजीली वाइडली यूजेबल अगर आप बनाना चाहते हैं, सो अदर मॉडल्स भी मौजूद हैं। लाइक यहां तक अगर हम फ्लॉइड्स मॉडल की या एक्सोमेटिक अप्रोच या मिल्स अप्रोच की बात करें, सो इनको कोई बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करता, इसलिए मज़ीद फिर कुछ अप्रोचेस हैं जिनको प्रपोज किया गया है, और जैसे कि स्टेट मशीन्स और मॉडल चेकिंग, ये भी फॉर्मल वेरिफिकेशन की एक अप्रोच है। इसी तरह अलजेब्रिक डाटा स्पेसिफिकेशन या वेरिफिकेशन, अलजेब्रा की सूरत में भी सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है। पैट्री नेट्स जिसकी एग्जांपल मैंने शुरू में दी, ग्राफ्स की सूरत में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है। और रिलेटेड चेकिंग या रिलेटेड प्रूफ प्रोसीजर्स, ये भी फॉर्मल वेरिफिकेशन का एक और मेथड है जो कि अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम जर्नल असेसमेंट की बात करें, इन अप्रोचेस की जर्नल असेसमेंट की अगर बात की जाए, सो मोर एडवांटेजेस एंड रिड्यूस लिमिटेशंस। एक्सियोमेटिक अप्रोच के मुकाबले में या मिल्स अप्रोच के मुकाबले में इनमें से कोई भी अप्रोच, इसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और इसकी लिमिटेशंस कम हैं। ठीक है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसलिए इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन अप्रोचेस को यूज़ करने से फॉर्मल एनालिसिस भी हो जाता है और फॉर्मल वेरिफिकेशन भी हो जाती है। इन अप्रोचेस के यूज करने का एक और फायदा ये हो सकता है कि इट मे लीड टू एडिशनल ऑटोमेशन। लाइक शुरू में हमने बात की कि आप ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फेजेस और कुछ पार्ट की ऑटोमेशन में ये अप्रोचेस हेल्प कर सकती हैं। हाइब्रिड मेथड्स भी हैं, लाइक आप स्टेट मशीन्स के साथ साथ जो है वो पैट्री नेट्स भी यूज करें, या अलजेब्रिक डाटा स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो आप रिलेटेड प्रूफ प्रोसीजर्स या रिलेटेड चेकिंग भी कर सकते हैं। सो आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। और
लास्टली अगर देखा जाए सो एडॉप्टेशन एंड सेमी फॉर्मल मेथड्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको यूज किया, मतलब अगर आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पर स्टेट मशीन या अलजेब्रिक डेटा या पैटर्न नेट्स यूज नहीं करना चाह सकते, सो आप जो सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स, सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स ज्यादा अप्रोप्रिएटली वेरीफाई हो सकते हैं इनमें से किसी भी अप्रोच से, सो आप सेमी फॉर्मल मेथड यूज करते हुए या इनमें से कोई भी एक मॉडल यूज करते हुए सॉफ्टवेयर की फॉर्मल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन जैसा हमने बात की कि हमारे पास कुछ अदर मॉडल्स भी हैं। एक हमने बात की अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन या वेरिफिकेशन। सो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन वेरिफिकेशन में क्या होता है, स्पेसिफाई एंड वेरीफाई डाटा प्रॉपर्टीज, बिहेवियर स्पेसिफिकेशन, बेस केसेस, कंस्ट्रक्शंस, डोमेन बिहेवियर वेरिफिकेशन, और दे ऑल यूज इन वेरिफिकेशन। मतलब आप अलजबरा को यूज करते हुए जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करते हैं। एक अगर स्टैक की एग्जांपल ली जाए, जिसकी डेली लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं न्यूज स्टैक है, पुश पॉप के फंक्शन है और कैनोनिकल फॉर्म है। अब अगर स्टैक के फंक्शन की बात की जाए तो यहां पे चीजें पुश हो रही हैं, ठीक है, पहले चीजें पुश होंगी, इंसर्ट होंगी और फिर जो है वो पॉप होंगी। सो चीजें जो है वो आपने एक के बाद दूसरी चीज जो है वो आ रही है, ये स्टैक बन रहा है, ठीक है। सो इंसर्ट होने के लिए एक के बाद दूसरी चीज इसके ऊपर आ रही है, और पॉपअप अगर करना है, निकालना है चीजें को, सो पहले जो टॉप पर चीज थी वो निकलेगी, उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो एग्जिट करेगी। सो ये स्टैक का फॉर्मूला है। डाटा स्ट्रक्चर्स में आपने इसको डिटेल में देखा होगा, इंप्लीमेंट किया होगा। स्टैक जो है वो डेली लाइफ की में कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। सो प्लेट के एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट है, फिर चौथी प्लेट है। सो अगर किसी ने प्लेट्स यूज करनी है, तीसरी प्लेट अगर किसी को चाहिए या पहली प्लेट चाहिए, सो पहले ये प्लेट हटेगी, फिर ये प्लेट हटेगी, फिर दूसरी प्लेट हटेगी और फिर वो पहली प्लेट निकल सकेगी, ठीक है। इसी तरह स्टैक की एग्जांपल जो है वो आपकी टेबल पर पड़े हुए पेजेस की हो सकती है कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, ठीक है, ठीक है। तो जब आपको पेजेस निकालने होते हैं तो आप पहले ये निकालेंगे, ठीक है, और फिर आप रेलेवेंटली जाएंगे। सो इन किस्म के सिंबल्स को, इस चीज को यूज करते हुए, अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो ये बिहेवियर को भी शो करेगा, ये डाटा प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा, ये डोमेन मैपिंग को भी इस फॉर्मल वेरिफिकेशन में यूज किया जा सकता है। मॉडल चेकिंग की हमने बात की थी। मॉडल चेकिंग भी एक जबरदस्त किस्म की वेरिफिकेशन अप्रोच है, लेकिन मॉडल चेकिंग जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन्स के थ्रू चेक की जाती है। इसमें जो है वो प्रोपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड एज अ सुटेबल फार्मूला, मतलब आप जिस चीज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं उसको आप एक फार्मूला के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और देन यू हैव एल्गोरिदम्स, और वो एल्गोरिदम्स उस फार्मूला को वेरीफाई करते हैं। कैसे पता चलता है, ठीक है, प्रूफ उसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्गोरिदम और आपको वो फार्मूला बिल्कुल ठीक है और जो है वो सॉफ्टवेयर वेरीफाई हो गया। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया है, ठीक है, सो ये काउंटर एग्जाम्पल को शो कर रहा है। अदर अप्रोचेस एंड डिस्कशन अगर हम बात करें, सो एल्गोरिदम एनालिसिस, पैटर्न नेट, सेमी फॉर्मल मेथड, फॉर्मल इंस्पेक्शन बेस्ड, ठीक है, ये सारे मॉडल्स, ये सारी अप्रोचेस आपके पास मौजूद हैं। आप ये सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि फॉर्मल वेरिफिकेशन अप्लाई करना ऑब्वियसली इट डिमांड्स सम एडिशनल कॉस्ट, सम एडिशनल रिसोर्सेज टू बी अप्लाइड ऑन दी during the life cycle of the software. Let us now talk about the conclusion of formal verification. Formal verification के बारे में हमने ढेर सारी बातें की, हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं आइए हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। बेसिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है, अगर हम एक्सियम्स यूज करते हैं, रूल्स यूज करते हैं, सो इस फॉर ऑल लैंग्वेज फीचर्स, मतलब चाहे आपने डेवलपमेंट के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज की हो, ठीक है, एक्सियम्स या रूल्स यूज करने से वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो आपका सॉफ्टवेयर रिगार्डलेस ऑफ किस लैंग्वेज में वो डेवलप हुआ है, अगर आप एक्सियोमैटिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, एक्सियम्स
सिंबल्स या रूल्स यूज कर रहे हैं, सो स्टिल यू कैन वेरीफाई द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कुछ जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर का साइज, सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी, साइड इफेक्ट्स, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन की जाती है या फॉर्मल वेरिफिकेशन की जाती है। फॉर्मल वेरिफिकेशन आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, बॉटम अप भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हमारे पास मौजूद है और हमें पता है कि फॉरवर्ड अगर करनी हो सो उसके लिए हमारे पास मिल्स प्रोग्राम है, अगर बैकवर्ड चेनिंग करनी हो सो उसके लिए हमारे पास फ्लॉयड या एक्सोमैटिक अप्रोच है, इसी तरह बॉटम अप भी करनी है तो उसके लिए भी फ्लॉयड या एक्सोमैटिक अप्रोच है। और डेवलप इनवेरिएंट्स जो कि की है बट इट इज हार्ड, मतलब आप इनवेरिएंट्स डेवलप करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में प्रोड्यूस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। सो इनवेरिएंट्स को डेवलप करना यूजफुल तो है, लेकिन इनवेरिएंट्स को डेवलप करना, डेवलपिंग द इनवेरिएंट्स इज नॉट वेरी इजी, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हार्ड। ओवरऑल अगर हम जर्नल असेसमेंट की बात करें फॉर्मल वेरिफिकेशन की, सो डिफिकल्ट इवन ऑन स्मॉल प्रोग्राम्स। अगर सॉफ्टवेयर आपका बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो फॉर्मल वेरिफिकेशन तो उस पर और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाएगी। इवन छोटे प्रोग्राम्स और छोटे सॉफ्टवेयर पर भी फॉर्मल वेरिफिकेशन जो है वो आसान काम नहीं है। वेरी हार्ड टू स्केल अप। कहाँ से फॉर्मल वेरिफिकेशन शुरू की जाए, कहाँ से ख़त्म की जाए, ये दिखाना, ये कोई लाइन डिफाइन करना कि इस किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए मुनासिब है और इससे ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर के लिए फॉर्मल वेरिफिकेशन मुनासिब नहीं है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। इनअप्रोप्रिएट टू नॉन मैथ, ठीक है, नॉन मैथ प्रॉब्लम्स। अगर आपके सॉफ्टवेयर में या आप जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है अगर उसमें मैथ्स बिल्कुल शामिल नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, फिर तो वेरिफिकेशन आप उस पर बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ठीक है, फिर तो उस पर आप वेरिफिकेशन। अब लेट्स से एक वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सो वेबसाइट डेवलपमेंट में फॉर्मल वेरिफिकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके मुकाबले में एक इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि किसी एल्गोरिदम की बेस पर चल रहा है, वहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां पे आप फॉर्मल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो उन टाइप्स के सॉफ्टवेयर जहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है वहां पे फॉर्मल वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते। और जैसे हमने पहले भी बात की कि हार्ड टू ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, ह्यूमन इंटेंसिव है, ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे, मैनुअली चलेगा, ठीक है, चूंकि मैनुअल होगी चीजें फिर एरर्स के चांसेस हैं, क्योंकि मैनुअल चीजें ह्यूमंस ही कर रहे हैं और ह्यूमंस अगेन मिस्टेक कर सकते हैं। सो वो एक लूप सी बन जाती है कि आपने ह्यूमंस को इन्वॉल्व किया कि वो वेरीफाई करें, ह्यूमंस ने मिस्टेकनली कोई एरर किया, ठीक है, सो चीजें खराब होने के भी चांसेस हैं। और लेकिन जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं उसके लिए फॉर्मल वेरिफिकेशन बड़ी एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस की एक अच्छी टेक्निक साबित हो सकती है। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फॉर्मल वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, हमने इसके डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस किया, हमने एक्सोमैटिक वेरिफिकेशन, मिल्स अप्रोच को भी यूज़ किया, अदर अप्रोचेस को भी हमने देखा, ठीक है, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि डिफरेंट फॉर्मल वेरिफिकेशन मॉडल्स या अप्रोचेस हो सकती हैं और ये सर्टेन टाइप के सुटेबल सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जिस पर आप फॉर्मल वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस और फेलियर कंटेनमेंट की, ठीक है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस की का तीसरा स्टेप है कि फेलियर कंटेनमेंट या डिफेक्ट कंटेनमेंट ये कैसे की जाए, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, रिकवरी ब्लॉक आरबी क्या चीज़ होता है, एन वर्जन प्रोग्रामिंग, ये सारे डिस्कशन हमारे अगले लेक्चर का हिस्सा बनेगी। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। अंटिल we see you in next lecture, take care of yourself, goodbye and Allah Hafiz.